नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। जो बच्चे एलटी का या टीजीटी का परीक्षा देने जा रहे हैं या जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको टिटनेस के बारे में पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वो आपके नेट का दे रहे हों या सेट का दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, तो बच्चे अगर आप चाहोगे कि हमें शॉर्टकट में हमें ऐसी कोई सफलता की सीढ़ी बता दिया जाए कि 4 कदम चढ़े और मुझे सफलता मिल जाए, ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता होता नहीं है। तो मैं वही आपको आज बता रही हूँ कि आप डिटेल्स पढ़ें, कुछ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ आप खुद पढ़ें। तो आप ये देखिए, टिटनस, आज मैं पढ़ा रही हूँ टिटनस। टिटनस सब जानते हो, ये विश्वव्यापी रोग है, संक्रामक रोग नहीं है, याद रखना। टिटनस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, ये कंटामिनेटेड रोग नहीं है। टिटनस, अभी तक मैंने जितनी बात पढ़ाई थी वो सब कंटामिनेटेड डिजीज थे, सब छूत वाली बीमारी थे, सब संक्रामक बीमारी थे। लेकिन आज जो टिटनस है वो मैं पढ़ा रही हूँ, वो संक्रामक बीमारी नहीं है, क्योंकि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, उसको हम असंक्रामक रोग कहते हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। फैलता क्या है, कैसे है, ये तो मैं बाद में बताऊंगी। टिटनस, जिसको बंद जबड़ा भी कहते हैं, इसको ट्रिस्मस भी कहा जाता है और इसको धनुष टंकार भी कहते हैं। तो एक टिटनस के कई नाम हैं। जैसे एग्जामिनेशन में मान लो आ गया कि धनुष टंकार रोग फैलाने वाले रोगाणु या जीवाणु का नाम बताइए। कंफ्यूज नहीं होना कि धनुष टंकार क्या हो गया। टिटनस बहुत कॉमन नाम है जो हम सब जानते हैं। ट्रिस्मस, अगर एग्जामिनेशन में आया कि ट्रिस्मस के कारण मुख्य रूप से कौन सी पेशियां प्रभावित होती हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ट्रिस्मस या टिटनस या बंद जबड़ा या धनुष टंकार, ये सब एक ही रोग के विविध नाम हैं। टिटनस के ही विविध नाम है, 4-5 नाम हैं। धनुष टंकार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि रोगी व्यक्ति का जो पीठ है उस पर इतनी तीव्र पीड़ा होती, इतनी संकुचन होता है, इसकी जो पीठ है धनुष के आकार की तरह मुड़ जाता है, इसीलिए इसको धनुष टंकार रोग कहते हैं। बंद जबड़ा इसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये जो मुंह की पेशियां हैं, जबड़े की पेशियां हैं, उस पर ये अपना प्रभाव डालती हैं और उसको ज्यादा पीड़ा होता है, रोगी व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ होता है। वह बोल नहीं सकता है, वह पानी पी नहीं सकता है, वो खा नहीं सकता, उसको परेशानी होती है। इसको लॉक जॉ भी कहते हैं, बंद जबड़ा भी कहते हैं। ट्रिस्मस और टिटनस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नामक बैक्टीरिया से फैलता है। तो जो टिटेनाई है लास्ट नाम बैक्टीरिया का, उसी से ये टिटनस नाम पड़ा है। समझ गए बात को? ग्रीक भाषा में टिटनस को टेटविव टिनिन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है टू स्ट्रेच, खींचना। क्योंकि इस रोग में जो ऐच्छिक पेशियां हैं, हमारी वॉलंटरी मसल्स है, उस मसल में बड़ी तेजी से खिंचाव होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, जिसके कारण हमारी पेशियों में असह्य पीड़ा होती है, भयानक दर्द होता है, रोगी परेशान हो जाता है। समझ गए? तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है टेटविव टेनेन, जिसका अर्थ होता है खींचना, टू स्ट्रेच या खींचना। इस रोग में खास करके जो जबड़ों की पेशियां हैं, है ना, जबड़े की जो पेशियां, उसमें भयंकर ऐंठन होता है, तीव्र पीड़ा होती है और
जबड़ों के आसपास की जितनी भी पेशियां हैं, जबड़ों सटा हुआ क्या, हमारा गाल, इसमें पीड़ा होता है। हमारा गर्दन, छाती, पेट, पीठ, कुल्हा, ऊपरी बाह, कलाई, कुल मिलाकर के जो आपके जबड़ा है, जबड़े के आसपास की जितनी भी पेशियां, इच्छित पेशियां हैं, उन सब में भयंकर पीड़ा होने लगती है, बहुत तीव्र ऐंठन होने लगता है और रोगी व्यक्ति परेशान हो जाता है। इतनी पीड़ा होती है कि रोगी व्यक्ति का सप्ताह के भीतर उनकी डेथ हो जाती है अगर उनका समय पर इलाज नहीं करवाया जाए। तो अब ये देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। अभी मैंने आपको बताया कि यह एक प्रकार का जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, जिसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। यह बैक्टीरिया आपके धूल, गोबर, मिट्टी, कंपोस्ट खाद, इनमें स्पोर रूप में रहता है, स्पोर फॉर्म में रहता है। मतलब इसके जीवाणु इस प्रकार के कवच बना लेते हैं अपने शरीर के चारों तरफ, और इसके भीतर ये छिपे रहते हैं, ये बैक्टीरिया। समझ गए? एक बाहरी कवच बना लेता है, और इसका कवच इतना ज्यादा मजबूत होता है कि अगर उसको आप धूप में रख दो या उसको आप पानी में उबालो 15 मिनट तक, सामान्य तापक्रम पर नहीं मरता है। लेकिन अगर उसको आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं, लंबे टाइम के लिए उबालते हैं, आधा घंटा 1 घंटा के लिए उबालते हैं, तब इसका जो एक कवच है फटता है और जो बैक्टीरिया है मरता है। समझ गए बात को? तो अब ये देखिए, खास करके इसके जीवाणु जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई है, वह आपके घोड़ा, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, गिनिया पिग, इन जानवरों के आंत में पनपता है, उनके आंत में रहता है, और उनके मल के द्वारा जब वो मल त्याग करते हैं, उनके माध्यम से ही निष्कासित होता रहता है। फिर ये धूल और मिट्टी में मिल जाता है। अगर खुदा न खास्ते आप नंगे पांव चल रहे हैं और आपका पैर किसी शीशे से कट जाता है, या किसी कील से चुभ जाती है आपके पैर में, या ब्लेड लग जाता है, या कोई और कारण हो जाता है जहां से आपकी त्वचा छिल जाती है, कट फट जाता है या आप जल जाते हैं, तो इस स्थिति में ये जो आपको मैंने बताया कि धूल में, मिट्टी में, गोबर में, कंपोस्ट खाद में इसकी बैक्टीरिया रहते हैं, ये आपके कटे हुए त्वचा के माध्यम से आपके ब्लड में पहुंच जाते हैं, रक्त परिसंचरण के माध्यम से, ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके माध्यम से ये पहुंच जाते हैं। समझ गए बात को? और जब पहुंचते हैं, फिर ये स्केलेटल मसल्स जो मैंने अभी बताया, जो हमारी अक्षिक पेशियां, उस पर ये अपना प्रभाव डालती हैं। खास करके ये नर्वस सिस्टम को, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, और आपका जो पेशीय तंत्र है, स्केलेटल मसल्स, उस पर ये मस्कुलर सिस्टम पर और नर्वस सिस्टम पर ये अपना प्रभाव डालता है। ये बैक्टीरिया और लाखों की संख्या में ये पहुंचता है, वहां टॉक्सिन्स छोड़ता है, और इस टॉक्सिन्स के कारण ही हमारी पेटियों पे जो आपकी पेशियां हैं, उन पेशियों में ऐंठन होने लगता है। बात समझ में आ गई? अब ये देखिए, जब ये ऐंठन होता है जबड़ों में, हाथ में, पैर में, पीठ में, पेट में, आपकी कलाइयों में, गर्दन में, तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कमर का ऊपर वाला भाग तो बहुत परेशान हो जाता है। तो इस स्थिति में रोगी व्यक्ति की काफी पीड़ा हो जाती है। और ये फैलता कैसे है? जैसे जंग लगी, आपका चाकू है, उससे आपका हाथ कट गया, या लोहे की छड़, उससे आपके कट गए, या आपको कोई भी जंग लगा हुआ चाकू है, या कोई ब्लेड है, या कई बार अज्ञानतावश जो गर्भवती माता है, उसको अगर किसी प्रकार से कोई कट फट गया, कहीं भी त्वचा छिल उल गए, तो उसको टिटनस हो जाता है। इसीलिए जब कभी भी कटता है या फटता है, या हम गिर जाते हैं, चोट लग जाता है और हमारी त्वचा वहां से छिल जाती है, तो तुरंत ही वर्तमान में टिटनस का टीका लगा दिया जाता है। हम जाते हैं डॉक्टर साहब से, कहते हैं भाई टेटवेक टॉक्साइड का हमें टीका लगा दीजिए, टीटी का टीका लगाया जाता है छोटे बच्चों में। अब ये देखते हैं इसका होस्ट फैक्टर कौन कौन सा है, किसको किसको होता है।
तो टिटनस एक ऐसी बीमारी है जो ना तो जाति पहचानता है, ना लिंग पहचानता है, कुछ नहीं पहचानता है, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। खास करके जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको टिटनस होता है, और जो नवजात शिशु हैं उनको टिटनस होता है। अब क्या हुआ है कि जब से डीपीटी का टीका का आविष्कार हुआ, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटनस, तब से नवजात शिशुओं में काफी हद तक इस रोग पर काबू पाया जा सका है, डीपीटी का टीका के कारण, जिसमें डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटनस। इसमें मैंने डिप्थेरिया के बारे में डिटेल्स बताई थी, पर्टूसिस के बारे में डिटेल्स बताई थी, और टिटनस के बारे में आज मैं आपको बता रही हूं। इसके टीके का आविष्कार होने से नवजात शिशु के प्राण बचने लगे हैं। और कई बार क्या होते हैं कि लोग आजकल आप देखते हो प्रेम संबंध हो जाता है, लड़कियां एक दूसरे से, लड़के मिलते हैं और गर्भधारण अगर लड़की कर लेती है और फिर लाज और शर्म के मारे किसी ऐसे अकुशल जो दाई होती है, नर्स होती है, उससे अपना एबॉर्शन करवा लेती है। उस स्थिति में जो अप्रशिक्षित दाई होती है या नर्स होती है वो ठीक प्रकार से एबॉर्शन का काम नहीं करती है, तब भी एक गर्भवती माता को जो एबॉर्शन करवाती है उसको भी टिटनस हो सकता है, क्योंकि उसको जानकारी है नहीं कि कैसे क्या करना है। इसी प्रकार से नवजात शिशु अगर यूँ तो आजकल अस्पताल में सभी जाकर के प्रसव कराते हैं, लेकिन अभी भी दूर दराज के जो गांव हैं जहाँ अभी सुविधा नहीं है आवागमन का, वहाँ पर महिलाएं अपने घर पर ही प्रसव कराती हैं, और उस दौरान नए ब्लेड से शिशु का नाभि नाल नहीं काटती हैं, बल्कि वो घर का जो चाकू रहता है उसी से, या कोई पुराना ब्लेड पड़ा रहता है उनको बिना मतलब कि जो स्टरलाइज किए हुए उससे नाभि नाल काट देते, तब भी टिटनस की बीमारी हो जाती है। तो आप समझ गए कैसे फैल रहा है? कटने से ही मेनली फैलता है ये, चाहे आपको चाकू से कट जाए, जंग लगा हुआ छड़ लग जाए, या कोई शीशे से आपका पैर कट जाए या हाथ कट जाए, तो इसके कारण इसके जीवाणु जो है वो आपके त्वचा के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंचता है और स्केलेटल सिस्टम पर अपना प्रभाव डालता है। तो आज मैंने आपको बताया कैसे फैल रहा है, इसका क्या डिफरेंट नेम है, टिटनस को फैलाने वाले रोगाणु को क्या कहते हैं, टिटनस के होस्ट फैक्टर्स कौन से हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है सामान्यतः, ये मैं आपको बता रही हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड जो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आज मैं नहीं बताऊंगी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका सामान्यतः 6 से 14 दिन है। मतलब आपका हाथ या पैर कहीं भी कट गया है तो 6 से 14 दिन तक तो इसके लक्षण को उभरने में लगते हैं टाइम। 6 से 14 दिन तक आपकी बॉडी में जाकर के चुपचाप से बैठा रहता है, साइलेंट दुश्मन की तरह, और कई बार 3 दिन से लेकर के महीनों तक आपकी बॉडी में रहेगा कटने फटने के बाद, और मौका पा करके जब आपका बॉडी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तब जा करके ये बैक्टीरिया अपना प्रभाव डालता है। तो आज मैंने आपको टिटनस के बारे में डिटेल्स बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टिटनस के कौन से लक्षण हैं, कितने प्रकार के टिटनस होते हैं, इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। तो आज मैं अपने वीडियो लंबी ना हो जाए तो यहीं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तब तक ले जाने के लिए इजाज़त, बाय बाय।